हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और आज मैं लेके आया हूँ टैक्स ऑडिट का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सारी बेसिक डिटेल कवर कर ली थी, किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, कौन कर सकता है, क्या ड्यू डेट होती है, ना करने पर पेनाल्टी क्या क्या लग सकती है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म 3CB और 3CD को डिटेल में। इन शॉर्ट आज हम देखेंगे कि टैक्स ऑडिट में एक्चुअल में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक अकाउंटेंट को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं और कैसे उसको रिपोर्ट करना होता है। तो हम जो इनकम टैक्स का फॉर्मेट है 3CB 3CD का, उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इसी में सारी चीज़ें कवर होती चली जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म 3CB 3CA की। तो ये ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। इसमें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर रहा है एसएससी का, उसकी डिटेल होती है, प्लेस ऑफ बिजनेस, डेट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो 3CB ये आप कह सकते हो इंडिविजुअल के लिए होता है और 3CA कंपनी के लिए होता है। बाकी हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पार्ट 1 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो जो मेन फोकस हमें करना है वो होता है फॉर्म 3CD। और टैक्स ऑडिट की पूरी कहानी इसी में छुपी हुई है। इसी में अलग अलग सेक्शन हैं, अलग अलग पार्ट हैं, उनमें हमको अलग अलग डिटेल या आप कह सकते हो रिपोर्टिंग करनी होती है। तो हम लोग एक एक करके फॉर्म 3CD देखेंगे और एक एक जो पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे और पूरा टैक्स ऑडिट उसी में कवर हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, क्योंकि टैक्स ऑडिट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही कर सकते हैं, इसीलिए आपके पास होनी चाहिए अच्छी खासी डीप नॉलेज इनकम टैक्स की। तो इनकम टैक्स के बहुत से सेक्शंस आएंगे, तो अब इस वीडियो में मैं उसको डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने अपने इनकम टैक्स के कोर्स में डिस्कस कर रखी हैं। अभी जहाँ जहाँ रेफरेंस आएगा तो मैं वो वहाँ पर मैं बस आपको बेसिक चीज़ें बता के आगे बढ़ जाऊँगा। तो टैक्स ऑडिट करने के लिए जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास एक डीप नॉलेज होनी चाहिए इनकम टैक्स की। ठीक है सर, तो आइए मैं आपको सीधे लेके चल रहा हूँ फॉर्मेट के ऊपर। और कुछ ऐसा दिखता है फॉर्म 3CD और यही है पूरी कहानी। 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए बहुत छोटा सा होता है भाई, नेम ऑफ द एसएससी, एड्रेस, पैन, स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल है, फर्म है, जो भी है, प्रीवियस ईयर कौन सा है, असेसमेंट ईयर कौन सा है, कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, ये सारी चीज़ें। तो पार्ट ए में तो यही हो जाता है। असली जो कहानी स्टार्ट होती है वो शुरू होती है पार्ट बी से। यहीं से हमें रिपोर्टिंग करना स्टार्ट होता है। सारी चीज़ें जो जो एक टैक्स ऑडिट में हमें चेक करनी है और उसके बाद जो चीज़ें हमें रिपोर्ट करनी होती हैं वो फॉर्म 3CD के पार्ट बी में करनी होती हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले ये देखते हैं कि इसमें टोटल कितने क्लॉज होते हैं। तो पार्ट ए में आप देख रहे हैं 8 क्लॉज होते हैं और पार्ट बी स्टार्ट होता है क्लॉज 9 से। और अगर हम लास्ट में बात करूं तो ये जाता है क्लॉज 44 तक। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो टैक्स ऑडिट क्लॉज 1 से शुरू होकर क्लॉज 44 तक जाता है। इन्हीं सब में वो सारी चीजें हमें रिपोर्ट करनी होती है जो हमने चेक करा है, जो कमियां हमें मिली है, जो रिकमेंडेशन हमें देना है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो उसमें से भी हमें जो मेन स्टार्ट करना है टैक्स ऑडिट वो हमें स्टार्ट करना है क्लॉज नंबर 9 से। तो पहले देखिए क्या पूछ रहा है कि इन केस ऑफ फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्या क्या इंडिकेट करना है भाई, क्या कितने पार्टनर हैं, कितने मेंबर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो अगर इंडिविजुअल है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, एनए करना है, नॉट एप्लीकेबल। और अगर फर्म एओपी बीओआई है तो पार्टनर और मेंबर के नाम और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देना है। ठीक है, ये तो हो गया क्लॉज 9 का। ए और बी में क्या देना है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग में कुछ चेंज हुआ है परसेंटेज में ड्यूरिंग द ईयर तो वो हमें यहाँ पर उसकी रिपोर्टिंग करनी है। बस क्लॉज 9 में इतना ही करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और अगर कुछ चेंज हुआ है तो उसके बारे में बताना है, यस और नो। फिर आता है क्लॉज 10। क्लॉज 10 हमसे पूछ रहा है भाई नेचर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। जिस भी एसएससी का ऑडिट हो रहा है उसका क्या बिजनेस है, क्या प्रोफेशन है, उसके बारे में हमें बताना है। अगर आपने आईटीआर फाइल किया है तो आईटीआर 4 या आईटीआर 3 में हम लोग नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करते हैं ड्रॉप डाउन से, बस वैसे यहाँ पर भी आता है। उसके बाद आता है क्लॉज बी। उसमें हमें बताना होता है कि क्या कोई नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हुआ है, यस और नो। तो ये क्लॉज 9 हो गया और ये क्लॉज 10 हो गया। अब आते हैं क्लॉज 11 के ऊपर।
क्लॉज 11 हमसे ये पूछ रहा है कि भाई कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट आपने मेंटेन किए हैं। अगर किए हैं तो उसकी पूरी लिस्ट हमें देनी होती है। कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कोई रजिस्टर, कोई स्पेशल लेजर, तो वो सारी डिटेल हमें यहाँ पर देनी होती है। उसके बाद हमें ये भी बताना होता है कि वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट हो रही हैं वो किस एड्रेस पर रखी हुई हैं, और जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ रखी होती हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस, वहीं पर रखी होती हैं। तो उसके बारे में हमें यहाँ पर डिटेल में देना होता है। ठीक है सर। उसके बाद क्लॉज सी क्या कह रहा है 11 का? लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड नेचर ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन्ड। हमने बता दिया कि भाई 4-5 तरह की बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है। कैश बुक भी है, बैंक बुक भी है ना, डेटर्स का स्टेटमेंट भी है, क्रेडिटर्स का भी है। उनमें से कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन हुए हैं, किनका ऑडिट हुआ है, किनका नहीं हुआ है, तो उसकी डिटेल हमें दे देनी है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। क्लॉज 12 क्या कह रहा है कि वेदर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स एनी प्रॉफिट या गेन accessible on presumptive basis, if yes indicate the amount। ये कह रहा है कि भाई जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें कोई ऐसा प्रॉफिट या कोई ऐसा गेन तो नहीं है जो 44 AD का हो, AE का हो, है ना, AF का हो, 44 B का हो, या इसमें से किसी का भी कोई भी प्रॉफिट इसमें इंक्लूड तो नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर इंक्लूड है तो सेक्शन वाइज उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। क्लॉज 13 हमें बता रहा है, मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग कौन सा आपने अप्लाई किया है। अब हमें पता है बुक्स ऑफ अकाउंट दो तरीके से बनते हैं, कैश बेसिस या फिर एक्रूअल बेसिस। तो उन दोनों में से एसएससी ने कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग अप्लाई किया है, और अगर उसमें कोई चेंज हुआ है तो उसको हमें रिपोर्ट करना है यस और नो करके। ठीक है, और अगर कुछ चेंज हुआ है तो उसकी डिटेल देनी है कि भाई वो किस डेट से हुआ है और उस चेंज होने की वजह से कितना प्रॉफिट में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो क्या मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप यूज कर रहे हो, उसमें कोई चेंज हुआ है, अगर हुआ है तो उसकी वजह से प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ये हमें देना पड़ता है 13ABC में। ठीक हो गया सर। अब आइए DE की बात करते हैं। ICDS, हमें पता है ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है? इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टेटमेंट स्टैंडर्ड। अब आप कहोगे सर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में सुना है, ICDS क्या होता है? तो ICDS भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की तरह ही होते हैं, लेकिन अगर बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ICDS में तो हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही प्रेफर किया जाता है। तो ICDS कितने तरह के होते हैं? 10। ये जो लिस्ट आप अपने सामने देख रहे हो यही होते हैं ICDS, और इनकी वजह से प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो सारी चीजें आपको यहां पर रिपोर्ट करनी है ICDS की वजह से। तो ICDS का यूज PGBP में होता है, और अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कोई एक बात कह रहा है और ICDS कुछ दूसरी बात कर रहा है तो हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रेफर किया जाता है। अब ICDS क्या है ये आप अलग से पढ़ सकते हो, अभी हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हमें डिस्क्लोजर ये देना है कि भाई ICDS में अकाउंटिंग पॉलिसी क्या कहती है, वैल्यूएशन कैसे होना है इन्वेंट्री का, कंस्ट्रक्शन कैसे होना है, रेवेन्यू। अब आप देखो ना ये सारे के सारे AS की तरह हैं। AS1 अकाउंटिंग पॉलिसी का होता है, ICDS1 है। AS2 इन्वेंट्री का होता है, ICDS भी है। ICDS यहाँ पे 3 है लेकिन ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का है। यहाँ पर ICDS 4 है, यहाँ रेवेन्यू रिकॉग्निशन का है। AS में हमें पता है कि वो कुछ और होता है। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का यहाँ पर ICDS 5 है, वहाँ पर हमें पता है कि AS 10 होता है। ठीक है, तो हमें इसके बारे में डिस्क्लोजर देना है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, एक सेट फॉर्मेट होता है, बस कॉपी पेस्ट करना होता है कि हमने भाई ICDS के हिसाब से क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी है। ठीक है सर, तो ये हो गया ICDS का। आगे चलते हैं। अब आ रहा है क्लॉज नंबर 14। क्लॉज नंबर 14 हमसे पूछ रहा है कि भाई मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को किस मेथड से आपने वैल्यू किया है? तो जनरली क्या होता है, मार्केट और कॉस्ट, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, ये हमें पता है। तो
ये हमें मतलब इसके अलावा भी अगर आपने कोई दूसरा मेथड अप्लाई किया है तो वो आपको बताना है। उसके बाद क्या बताना है कि अगर कोई मेथड ऑफ वैल्यूएशन में डेविएशन है, कोई चेंज हुआ है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो क्लॉज 14 किसके बारे में होता है, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, कि भाई आपने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया है, उसमें अगर कोई चेंज हुआ है, नहीं हुआ है तो नो कर दीजिए, हुआ है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है प्रॉफिट के ऊपर, ये हमें बताना होता है क्लॉज 14 में। ठीक है सर, आगे चलते हैं क्लॉज 15। अब क्लॉज 15 दिया हमें क्या पूछ रहा है, गिव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई कैपिटल एसेट हो, उसको आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया हो। जैसे आप एसी वगैरह जो है वो का शोरूम है आपका, ठीक है, आप एसी खरीद पीछे से परचेज करते हो, आगे आप सेल करते हो सकता है आपने कोई एसी खरीदा था अपने पर्सनल यूज के लिए, घर में, घर का तो खैर पर्सनल यूज में आ जाएगा, अपने ऑफिस के लिए आपने एसी परचेज करा था, तो वो जो अपने ऑफिस के लिए आपने एसी परचेज करा है वो आपकी कैपिटल एसेट होती है। और जो आप खरीदने और बेचने के लिए आप एसी परचेज करते हो, दैट इज योर स्टॉक इन ट्रेड। तो कैपिटल एसेट कहां पर आती है, ये बैलेंस शीट के फिक्स्ड एसेट्स में आती है। अब हो सकता है कि आपने उस एसी का यूज ऑफिस में ना करके उसको भी आपने सेल और परचेज करने के लिए यूज कर लिया, उसको भी आपने स्टॉक में काउंट करना शुरू कर लिया कि यार अब तो मौसम ठंडा हो गया है, हम लोग ऑफिस में एसी की नीड नहीं है, इसको एक काम करो, सारे एसी बिक रहे हैं, ये भी बिक जाएगा। तो पहले जब आप उसको परचेज करके लाए थे तब आपकी इंटेंशन थी एज अ कैपिटल एसेट, अब आपने उसको कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में। तो अगर पूरे साल में ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी आपको रिपोर्ट करनी है। तो एज अ सीए या एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज अ आर्टिकल आपको ये भी चेक करना है कि पूरे साल में कोई कैपिटल एसेट कन्वर्ट अगर हुई है स्टॉक इन ट्रेड में, तो भाई उसका डिस्क्रिप्शन, डेट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और जो अमाउंट हुआ है एट विच एसेट इज कन्वर्टेड स्टॉक इन ट्रेड, वो हमें यहां पर रिपोर्ट करना है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। क्लॉज 16 देखिए क्या कह रहा है। क्लॉज 16 हमसे ये पूछता है अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ऐसा कौन सा अमाउंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में नहीं लिखा है बट लिखना चाहिए था। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा प्रॉफिट है जो इंक्लूड करना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, लेकिन वो इंक्लूड नहीं हुआ है, तो उसको हमें चेक करना है। वो कोई भी हो सकता है। सेक्शन 28 हमने इनकम टैक्स के कोर्स में पीजीपीपी के चैप्टर में सेक्शन 28 पढ़ा था, उसमें जो जो चीज़ें आती हैं वो चेक करिए, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। उसके अलावा प्रोफार्मा क्रेडिट, ड्यूटी ड्रॉबैक, कोई रिफंड है, कोई कस्टम, कोई एक्साइज का रिफंड है, कोई सेल टैक्स का रिफंड है, इस तरह की चीज़ें भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आनी चाहिए। हैं, नहीं लिखी हैं तो उसको रिपोर्ट करिए। कोई एक्सप्लेनेशन क्लेम है उसको रिपोर्ट करिए। एनी अदर आइटम ऑफ इनकम या फिर कैपिटल रिसेट, तो ऐसा कौन सा अमाउंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट नहीं हुआ है बट होना चाहिए था, उसको भी आपको यहां पर रिपोर्ट करना है क्लॉज 16 में। ठीक है, आगे चलते हैं सर। क्लॉज 17 की बात करते हैं। कह रहा है कि सर कोई वेयर एनी लैंड या बिल्डिंग या दोनों ट्रांसफर हुए हैं, कब, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में, फॉर अ कंसिडरेशन, पैसा तो मिला है लेकिन लेस देन वैल्यू अडॉप्टेड असेस्ड बाय अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की स्टैम्प ड्यूटी होती है, तो स्टैम्प ड्यूटी से कम में आपने लैंड बिल्डिंग को ट्रांसफर कर दिया। स्टैम्प ड्यूटी आ रही है 50 लाख, आपने ट्रांसफर कर दिया सिर्फ 40 लाख में। तो आज के टाइम में लोग ज्यादा में सेल करते हैं, कम में कोई सेल नहीं करता है। अगर कोई कम में सेल कर रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है। तो अगर आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपने मतलब एससीसी ने प्रीवियस ईयर में कोई ऐसी लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर करी है जिसमें उसको कंसिडरेशन जो था वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम था, तो उसके बारे में डिटेल देनी है। डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी, कितना कंसिडरेशन है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी होती है, और वो फिर सारी चीजें प्रोविजो एप्लीकेबल है कि नहीं है।
ठीक हो गया जी। तो ये हमें रिपोर्ट करना है सेक्शन 17 में, क्लॉज 17 में। अच्छा सर, अब देखते हैं क्लॉज 18 क्या कहता है। तो क्लॉज 18 बहुत ही सिंपल सा है, इसको इतना पढ़ने की भी नीड नहीं है। सिंपली डेप्रिसिएशन, जो हम लोग जब प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो जो हम लोग डेप्रिसिएशन का शेड्यूल बनाते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है। ओपनिंग WDV, परचेस कुछ किया है तो वो, कुछ सेल किया है तो वो, माइनस डेप्रिसिएशन, तो वो आ जाएगी आपकी क्लोजिंग WDV। तो बस 18 पढ़ने की नीड नहीं है, 18 होता है डेप्रिसिएशन की रिपोर्टिंग के लिए। ठीक हो गया सर, चलते हैं क्लॉज 19 की तरफ। अब क्लॉज 19 क्या कहता है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्लॉज 19, आप सेक्शन की लिस्ट देख रहे हो ना, 32AC, 32AD, 33AB, 33ABA, ये सारे सेक्शन क्या कहते हैं? अगर आपने हमारा इनकम टैक्स का कोर्स देखा है तो वो लोग इसको गेस कर चुके होंगे। कुछ ऐसे डिडक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं कि वो आप जितना खर्चा करते हो उससे ज़्यादा आपको मिलता है डिडक्शन। जैसे आपने खर्चा किया है 100 रुपीज़, डिडक्शन आपको मिलेगा 150 का। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आप 150 तक क्लेम कर सकते हैं। अब ये अलग अलग स्कीम होती हैं, अलग अलग चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ये अलग अलग सेक्शंस हैं। अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने खर्चे, अपने एक्सपेंडिचर से ज़्यादा अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। तो उसकी डिटेल आपको देनी है क्लॉज 19 में। अब ये सारे सेक्शंस हैं, इनको हमने इनकम टैक्स में डिस्कस किया हुआ है, आप भी इसको एक बार गूगल कर सकते हैं। डिटेल में हम लोग डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है सर, चलते हैं फटाफट क्लॉज 20 की तरफ। क्लॉज 20 क्या कहता है सर? क्लॉज 20A का ये हमें बता रहा है, पूछ रहा है कि कोई सम पेड किया है एम्प्लॉय को एज अ बोनस या कमीशन, जो सर्विस उन्होंने रेंडर्ड करी है, वेयर सच सम वाज अदरवाइज पेबल टू हुम हिम एज प्रॉफिट। मतलब आपने अपने एम्प्लॉय को कोई बोनस दे दिया, कमीशन दे दिया, जो कैसे देना चाहिए था आपको? एज अ प्रॉफिट, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग करने के लिए उसको एज अ बोनस या एज अ कमीशन पे कर दिया। तो अगर ऐसा कुछ पकड़ में आता है तो उसको आपको क्लॉज 20 में रिपोर्ट करना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, क्लॉज 20B क्या कह रहा है? डिटेल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर वेरियस फंड। बहुत सिंपल है, आपका एम्प्लॉय है, हर महीने PF कटता है, ESI कटता है, ये अलग अलग फंड होते हैं जो एम्प्लॉय की सैलरी से कट जाते हैं। तो अगर SEC ने अपने एम्प्लॉय का कोई भी PF का पैसा, ESI का पैसा डिडक्ट किया है तो उसकी रिपोर्टिंग अपने को करनी होती है 20B में। अब ये किस लिए? क्योंकि हमें पता है कि हर, चाहे PF हो या ESI, सबकी एक ड्यू डेट होती है। ड्यू डेट से पहले पैसा सबमिट करना होता है, डिपॉजिट करना होता है। तो कहीं वहां पर कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई है, वो हमें बेसिकली यहां पर रिपोर्ट करना होता है। ठीक है सर, अब आता है क्लॉज 21A। क्लॉज 21A देखिए क्या कह रहा है, और उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी पकड़ में आ सकती है। कह रहा है प्लीज फर्निश द डिटेल ऑफ अमाउंट्स डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट बीइंग इन द नेचर ऑफ कैपिटल, पर्सनल, एडवर्टीजमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आप सिर्फ वो ही एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। कैपिटल नेचर का है वो बैलेंस शीट में जाता है, पर्सनल है वो आप क्लेम नहीं कर सकते हो, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो आप किसी ब्रोशर या पॉलिटिकल पार्टी के लिए करते हैं उस केस में, तो वो भी आप क्लेम नहीं कर सकते। तो अगर आपने ऑडिट किया और आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या दिखा? आपको दिखा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपको दिखा कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर, आपको दिखा कोई एडवर्टीजमेंट, कहाँ पर? एनी ब्रोशर, कोई पैम्पलेट लाइक पब्लिश्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा कोई खर्चा दिखा आपको कोई एक्सपेंडिचर दिखा, कैसा? क्लब बीइंग एंट्रेंस फीस या सब्सक्रिप्शन, किसी क्लब का आपने एंट्रेंस फीस पे करी है, सब्सक्रिप्शन पे किया है, ऐसा कुछ। हालांकि ये सब देखिए पर्सनल में ही कवर हो जाएगा। या आपको कोई ऐसा एक्सपेंडिचर दिखा बाय वे ऑफ पेनाल्टी और फाइन। कुछ लोग क्या करते हैं, जो GST की लेट फीस होती है ना, उसको भी उठा के P&L के डेबिट में डाल देते हैं। नो, साफ लिखा हुआ है कोई भी एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेनाल्टी या फाइन, उसको भी आपको P&L के डेबिट में नहीं मेंशन करना है। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में
कुछ भी ऐसा एक्सपेंडिचर दिखा तो वो आप कहाँ रिपोर्ट करोगे, क्लॉज 21A में, कि भाई डेट, सीरियल नंबर, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, वो सारी चीजें। ठीक हो गया जी, क्लॉज 21 समझ में आ रहा है। आगे चलें। ओके, क्लॉज 21 में ही बी पॉइंट आ रहा है, कह रहा है कि अमाउंट इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 40A। अब ये 40A में क्या क्या चीजें आती हैं, अब इस ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूं। कुछ ऐसे पेमेंट होते हैं जिनके ऊपर हमें टीडीएस काटना होता है। सैलरी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिसिप्ट वगैरह हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है, कभी हमने किसी को कमीशन पे कर दिया, बोनस पे कर दिया, रेंट हो गया, है ना, प्रोफेशनल फीस हो गया। तो इस तरह के कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनके ऊपर हमें टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अगर हमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो वो खर्चे डिसअलाउ हो जाते हैं। बस वही हमें यहाँ रिपोर्ट करना है, ऐसा कौन सा पेमेंट है ऑन विच टीडीएस नॉट डिडक्टेड, डेट ऑफ पेमेंट, अमाउंट ऑफ पेमेंट, नेचर, नेम एंड एड्रेस ऑफ पे, वो हमें यहाँ पर 21B में रिपोर्ट करना है। अगर देर से डिपॉजिट किया तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगा होगा, कुछ लेट फीस लगी होगी, वो यहाँ पर हमें रिपोर्ट करना है। ठीक हो गया जी, समझ में आ रहा है क्या रिपोर्ट करना है, तो वो है 21B में। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अच्छा, 44A3 क्या कहता है, फटाफट बताइए, बहुत ही फेमस सेक्शन है। कैश पेमेंट 10,000 से ऊपर अलाउड नहीं है। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट किया, आपने देखा कि धड़ल्ले से पेमेंट हो रहा है 10,000 से ऊपर कैश में, अलाउड नहीं है। अगर आपको पकड़ में आ जाता है ऑडिट करते समय तो वो यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। ठीक हो गया जी। उसी तरह रिलेटिव्स को पेमेंट हो रहा है, मतलब जितना पे करना चाहिए उससे ज़्यादा, वो भी डिसअलाउ होता है, हमें पता है, वो यहाँ पर करना है। इन शॉर्ट ये जो पूरा 21 है ना, अगर इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें क्या रिपोर्ट करना है, वो सारे खर्चे जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखे हैं लेकिन नहीं लिखने चाहिए थे, वो हमें 21 में रिपोर्ट करना है। हो गया 21 तक। अब आते हैं 22। 22 कह रहा है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 23 ऑफ MSME एक्ट। कुछ ऐसे इंटरेस्ट के अमाउंट होते हैं जो MSME एक्ट में इन एडमिसिबल होते हैं, उसको भी आप पीएनएल के डेबिट में नहीं लिख सकते हैं। अगर आपको मिला तो भैया उसको भी आपको क्या करना है, यहाँ पर रिपोर्ट करना है। आपको प्रॉफिट और लॉस में कुछ नहीं करना है। एज एन अकाउंटेंट, एज एन ऑडिटर, आपको यहाँ पर अपने ऑडिट रिपोर्ट में उसको मेंशन कर देना है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। कह रहा है कि क्लॉज 23 बहुत छोटा सा है, पर्टिकुलर ऑफ पेमेंट मेड टू पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 40A2B। अब ये 40A2B क्या है, ये आपका होमवर्क है, आप घर में पढ़िए। जो पर्सन इसमें मेंशन्ड है, ये ज़्यादातर रिलेटेड पार्टीज होते हैं, इनको अगर कोई पेमेंट जा रहा है उसकी रिपोर्टिंग आपको करनी है। ठीक हो गया सर, ओके। कोई डीम्ड प्रॉफिट है अंडर सेक्शन 32AC, 32AD, 33AB, 33ABA, 33AC, इन सेक्शन के अंडर में अगर आपका कोई डीम्ड प्रॉफिट भी है तो उसके बारे में यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है सर। एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 41 एंड कंप्यूटेशन देयर ऑफ। सेक्शन है इनकम टैक्स का 41, अगर कोई प्रॉफिट सेक्शन 41 में टैक्सेबल है उसको आपको क्लॉज 25 में रिपोर्ट करना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, क्लॉज 26 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 43B ये कहता है कुछ ऐसे पेमेंट हैं वो आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में तब तक क्लेम नहीं कर सकते जब तक आप एक्चुअल में उसका पेमेंट नहीं कर देते। बाकी तो क्या होता है, सैलरी ड्यू हुई, आपने लिख दिया, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप एक्रूअल बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो अगर खर्चा ड्यू होता है तो आप क्लेम कर सकते हो। बट सेक्शन 43B हमें यह बताता है कुछ ऐसे खर्चे हैं जो जब तक आप एक्चुअल में पे नहीं करोगे आपको हम उसका डिडक्शन नहीं देंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है, जीएसटी के अलावा कोई टैक्स हो गए, सेल टैक्स, कस्टम, है ना, सेस, ये सारी चीज़ें, और आपका पीएफ जो आप पे करना होता है 15 से पहले, ईएसआई पे करना होता है, ये सारी चीज़ें अगर ये आपने ड्यू डेट से पहले पे नहीं किया है तो पीएनएल के डेबिट में क्लेम नहीं कर सकते हैं। ड्यूरिंग द ऑडिट अगर आपको ऐसा कोई अमाउंट दिखा तो आपको उसको क्या करना है, क्लॉज 26 में उसको
रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक हो गया सर। तो ये यहां तक हमने देख लिया है क्लॉज 26 तक।